शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हित की खबर लेकर आया हूं और इसलिए अपने तमाम सारे दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आज की इस खबर को पूरा सुनें, क्योंकि आपके हितों से जुड़ा हुआ मामला है। एक गरीब आदमी जब मकान बनाने जाता है तो वो दंग रह जाता है कि सीमेंट किस भाव मिलेगी, रेत किस भाव मिलेगी। हमारे यहाँ रेत की जो काले बाजारी मध्य प्रदेश में चल रही है, उसने मध्य प्रदेश में मकान बनाना गरीब को बड़ा दुश्वार कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि जब आप आवास, प्रधानमंत्री आवास के लिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, जब आपकी चप्पलें घिस जाती हैं और मात्र 1.5 लाख रुपए आपको मिलता है, आप आवास बनाना शुरू करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रक बजरी आपको 1 लाख रुपए की मिलती है, तब आदमी ठगा सा महसूस करता है। आखिर मध्य प्रदेश में ये जो रेत का काम है, अवैध काम है, उस पर काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा जी ने। मैंने आग्रह करके आज अपने स्टूडियो में उन्हें बुलाया है। मैं समझना चाहता हूं और अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि ये अवैध रेत का काम कैसे होता है, कैसा सिंडिकेट काम करता है। और सबसे बड़ी बात, तमाम सारे नेता मंचों पर तालियां बजवाते हैं और ये कहते हैं कि रेत पर एक रेट तय होना चाहिए। रेत के मामले में कोई भी चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं, कम से कम एक सीलिंग तो लगना चाहिए, तय तो होना चाहिए। आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों ने सिंडिकेट बना लिया है। 20 रुपये वाली रेत आपको 50 रुपये तक मिलेगी। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में और इस पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? मैं सीधे आपसे जोड़ता हूं और केवल रेत नहीं, मध्य प्रदेश में अवैध खनन पर भी बात करेंगे। और इस पूरे मामले में सिंडिकेट, सरकार, प्रशासन और कोर्ट की क्या भूमिका है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं सीधे जोड़ता हूं अभय मिश्रा जी को। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे कई दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। आखिर ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को राहत कब मिलेगी? एक मिट्टी जो मकान बनाने के लिए चाहिए, जिसे हम रेत भी कहते हैं, और रेत को इतना महंगा कर दिया कि आने वाले समय में लगता है कि रेत को भी हमें तिजोरी में रखना पड़ेगा, कोई चोरी ना कर ले जाए। क्या है ये सिंडिकेट, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा समझाएं और मेरे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। जिस दिन राजनीति में ईमानदारी हो जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। कहीं न कहीं लाकुना है, घुन लगी हुई है। जो सत्ता है, सत्ता का व्यवसाय है, 20-25 साल से एक ही सरकार है। अभी तो ये सरकार 1 साल 1.5 साल की है। असली खेल तो हुआ साहब पीछे की 20 साल सरकार, 20 वर्ष की शिवराज जी के सरकार में। शिवराज जी के सरकार में आप ध्यान दीजिए ना, वही आदमी बार बार क्यों एक ही जगह का प्रभारी मंत्री बनता है? शुक्ला जी 3 बार सिगरौली के रहे। आखिर देवराज जी ही बार बार आप कार्य क्यों पाते हैं? जहाँ जहाँ आपको इस तरह की चीज़ें रिपीटेशन से मिलेंगी, वहाँ कॉकस वहाँ आपको कई चीज़ें निकल के आएंगी। एक जब उनकी सुविधाजनक हो जाता है, मतलब कॉकस के लिए सुविधाजनक, मतलब एक तरह से लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र। आप खुद सोचिए, 4 लाख करोड़ का घाटे का बजट है, कर्ज का बजट है। हमने कितना कर्ज लिया, कितनी टैक्स बढ़ाया, डीजल पेट्रोल सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महंगा, माइनिंग के रेट भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगे। सब कुछ करने के बाद ज़मीनें अलग कौड़ियों के भाव बिक रहे, और हम खड़े कहाँ हैं? ले दे के अंत में आप वोट खरीद लेते हो उसी पैसे से और गवर्नमेंट बना लेते हो। इसमें आप महारत हासिल किए, मैंने इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। अब आ जाते हैं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे आपकी बात पर, रेत पर। आपने ठीक कहा, 1.5 लाख रुपए आवास के लिए मिलता है, 1 लाख की रेत है। ओगियोपोली एक वर्ड है अंग्रेजी का, ओगियोपोली, पूंजीगत गुटबंदी। मध्य प्रदेश की राजनीति में आपने देखा होगा, जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में पूरे के पूरे नेता टोल बिजनेस से जुड़े हुए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स नेता, जिस दिन ये बालू माता बंद हो जाए ना, इनकी नेतागिरी बंद हो जाएगी। ये पूरी बालू माता मतलब सैंड के कारोबार से सब जुड़े हैं। दूसरा, सब नेताओं के आपको वेयर हाउस मिलेंगे और खाद्यान्न के धंधे से सब जुड़े। थोड़े से लोग शराब से भी जुड़े, मैक्सिमम लोग किससे जुड़े हैं? खाद्यान्न से और बालू से। बालू में आप खुद देखिए कि बालू में ओगियोपोली कैसे होती है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कई वर्षों पहले ही, 10 वर्ष चल रहा है, कि टेंडर में
जितने भी लोग टेंडर डालेंगे उसमें शुरू के 5 लोगों को छांट लिया जाएगा, बाकी को टेंडर से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ये बालू तो बहुत छोटा आइटम है, ऐसे बड़े बड़े आइटम होते हैं जिसमें कई लोग टेंडर आते हैं। भाई कितने लोग आएंगे? 10 आएंगे, 20 आएंगे। गवर्नमेंट के तो फायदे में ये है कि हम जितना ओपन कंपटीशन कराएं उतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन नहीं। अब हमको पता है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, मान लीजिए हम बालू के सिंडिकेट या स्मगलर हैं या इस टाइप का काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? शुरू के ही 5 टेंडरर हम अपने डलवाएंगे, अपनी 5 कंपनियों के नाम से, क्योंकि सबको ये भ्रम रहेगा कि 5 में सेलेक्ट होने के बाद फिर ओपन टेंडर होगा, ऑनलाइन ऑक्शन होगा तो बढ़ा लेंगे। तो शुरू के 5 में ही हमने कब्जा कर लिया। अब जो हमारा 5वां रेट था, जो मैक्स था, अब उसके बाद 6वां आदमी उस रिंग में एंट्री नहीं करेगा। उस रिंग में एंट्री नहीं करेगा तो हम 10 लाख 5 लाख और बढ़ा करके हम फाइनल करा लेंगे। अब इसमें हुआ क्या, आज वर्तमान में क्या स्थिति है, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में ऐसा काम चल रहा है। हमारे इधर चले आइए तो जैसे अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिगरौली, एक ये क्षेत्र हो गया, एक उमरिया, कटनी ये क्षेत्र हो गया। सहकार ग्लोबल करके कंपनी है बॉम्बे की, कहने को बॉम्बे की है। यहाँ पर 2 नाम हैं, एक रश्मीत मल्होत्रा, कोई पिपरिया कर या इधर ही होशंगाबाद तरफ के हैं, और एक कोई और नाम है, मेरी डायरी में है, तोमर या क्या नाम है उनका। ये लोग पूरे एमपी और यूपी के माफिया हैं, कोई एक जगह के नहीं। इन्होंने सीखा है खेल एमपी से ही और पूरा कवर कर रखा है, सोनभद्र, यूपी वगैरह तमाम। अब इनने क्या किया है कि जैसे डीवीएस कंपनी क्या करती है, पूरे पृथ्वी में सोने से कई गुना ज़्यादा हीरा मौजूद है, लेकिन हीरा क्यों महंगा है? हीरा की प्राइस कंट्रोल, मतलब हम थोड़ा थोड़ा देंगे, मांग जितनी रहेगी उसकी तुलना में हम पूर्ति कम करेंगे। छतरपुर जिला ले लीजिए, छतरपुर जिले में कहीं भी सैंड आपको नहीं मिलेगी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। छोटी सी एक खदान का छोटा सा टेंडर हो जाता है, फिर पूरा का पूरा अवैध उत्खनन हो रहा है। जब बालू नहीं है, हाँ, तो अवैध कैसे हो रहा है? वहाँ पर जमीन, जो खेती वाले लोग हैं, जमीन के नीचे वहाँ खदानें हैं, प्राइवेट किसानों के, बालू की खदान? हाँ हैं, तमाम हैं। तो उसको क्या करते हैं कि उनसे 1-2 लाख में सौदा कर लेते हैं, और पूरा एक इसलिए लेना पड़ता है कि दिखाने के लिए आप लोग। लेकिन छतरपुर के बारे में सुना है कि पनडुब्बी से निकालते हैं। हाँ, पंचक्की, मतलब जो एकदम अवैध है, आप जाकर कर लीजिए, गवर्नमेंट का प्रश्न हो, ये हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आप रेट का देखिए, आप इनका खेल, ये 20 रुपये फीट खदान में अभी दे रहे थे, अभी इन्होंने कर दिया 32 रुपये फीट, ढुलाई मिला के 52 रुपये फीट पड़ रही है। ओगियोपोली बना लिया। अब आप इधर चाहे पाठक जी के इधर आ जाओ, उमरिया तरफ, उनकी खदान में चले जाओ, चाहे कटरी वाले की चले जाओ, चाहे उधर चले जाओ, इनकी ओगियोपोली है, पूंजीगत गुटबंदी आपस में कि लेना होगा तो इसी रेट में मिलेंगे, और तौल के दे रहे हैं। बालू बहुत ज़्यादा है, बालू की कमी नहीं, बालू तो अपने आप भर जाती है, जितना एक बरसात में निकालोगे अगली बार पानी बरसेगा फिर उतना भर जाएगा। रेट कंट्रोल करके मतलब लूटना। दूसरा, ये बिल नहीं दे रहे। तीसरी बात, ये उसमें जीएसटी बिल नहीं दे रहे तो जीएसटी चोरी हो रही है 18% की। सरकार को फिक्र क्यों नहीं है? तीसरी सबसे बड़ी बात ये, एक और आपको उदाहरण बता रहा हूँ, सीधी का टेंडर इन्होंने लिया। सीधी का टेंडर किसने लिया? सहकार ग्लोबल ने लिया, ये पूरा ग्रुप बना हुआ था। सीधी का टेंडर लेते हैं 82 करोड़ 82 लाख, 1 रुपये जमा नहीं। ऐसा कैसे? इन्होंने क्या किया कि एक पिटीशन लगा दी, जबकि एज टीयर वीयर टेंडर होता है कि जैसा है वैसा आपने देख के सुन के टेंडर डाला। सभी विभागों का ये नियम है कि आपने देख के डाला, अब ये आपकी जिम्मेदारी। अब अधिकारी मिले हैं, विभाग सपोर्ट कर रहा है, ऊपर के नेता मंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि ये माननीय जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब और विवेक जैन साहब। सुरेश कुमार जी तो रिटायर हो गए हैं अभी। हाँ, रिटायर हो गए हैं, पर हो गया, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं इतने बोल रहा हूँ कि जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब और विवेक जैन साहब, जिन्होंने अभी व्यापक बहुत सारे उसमें अभी उन्होंने फैसले दिए हैं, उसमें इन्होंने 7/11 को एक स्टे दे दिया, फिर 20/11 को स्टे, फिर यही चलता आ रहा है, तो 27/11 को, फिर 6/12 को,
फिर ये लगातार ये एक बढ़ता, ही कंपनी को मिल रहा है। हाँ 18-12 को सहकार ग्लोबल से, मतलब ये लगातार चलता आ रहा है। गवर्नमेंट क्यों इस पे स्टे वैकेट नहीं करा रही? हमने पूछा यहाँ कोई फ्रैंको, क्या नाम है उनका, जो माइनिंग के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने खुलेआम बताया कि साहब एक्ट में हमारे पॉलिसी में ये मिस्टेक हो गई है। जबकि मिस्टेक क्या हो गई है, नेताओं के सारे में बनाई हुई मिस्टेक है कि रेट सीलिंग नहीं। मतलब अगर हमने अपनी खदान खोल ली तो मेरी मर्जी है कि इस बालू को मैं 20 रुपये फीट भेजूँ या 200 रुपये फीट भेजूँ। और अगर हम आपस में 4 कॉन्ट्रैक्टर मिल गए तो फिर जनता को चाहिए तो बालू तुम कहाँ से लाओगे? यूपी से तो लाओगे नहीं, उतना भाड़ा तो दे नहीं पाओगे। अंत में तो मजबूर होकर हमारे पास भी आओ। इस तरह से जनता लुट रही है, सरकार जनता को लुटवा रही है। हम 40 विधायक जानते हैं जो बालू के कारोबार से जुड़े मध्य प्रदेश में 40 से अधिक। 40 के अलावा ये आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं? हाँ, मेरे चैनल पे कह रहे हैं। 40 से के अलावा 10-20 बेचारे छोटे छोटे ऐसे विधायक हैं जो सीधे साधे कुछ नहीं जानते, तो उनकी इन्होंने पोकलिन मशीन खरीदवा दी ठेकेदारों को। जब उन्होंने थोड़ा शोर मचाया बेचारे, तो, हाँ, तो उनका और उसमें कोई रोल नहीं। उनको केवल काम दे दिया कि तुम लोडिंग ले लो, जब ट्रक आएगा तो 300 रुपये तुम लोडिंग करोगे तो 300 रुपये। मतलब आप ये सोचो कि 25% विधायक इसी काम में लगे हैं। इसी काम में लगे। 25%? बीजेपी के 25% विधायक बालू और खाद्यान्न के, 25 से ज़्यादा बालू और खाद्यान्न के काम में लगे हुए, और थोड़े से शराब के काम में लगे हुए। अब आपको एक तरफ ये मार है, दूसरी तरफ आप देखिए सरकार की पॉलिसी। मैं परामर्शदात्री समिति में हूँ। मैंने माननीय देवड़ा साहब से कहा कि हमारे रीवा में 13 फर्जी बैंक गारंटी पकड़ी गई थी। उसमें इनके एक पीए थे राजेश सेन जी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। एक यहाँ मिस्टर श्रीवास्तव होते थे आबकारी आयुक्त, वो पहले रीवा कलेक्टर थे, वो खुले आप में इन्वॉल्व थे। ओम प्रकाश, हाँ ओम प्रकाश। एक मिस्टर जैन हैं जो अपनी रिश्तेदारी यहाँ मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी जो इस समय मुख्य अधिकारी हैं उनसे बताने लगे हैं अभी पिछले कुछ दिनों से, 3-4 साल से हैं। आबकारी में क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक है कि इन शेड्यूल्ड बैंकों की ही बैंक गारंटी लगेगी। नॉन शेड्यूल्ड बैंक मतलब आज आपने देखा होगा सहकारिता में, कोऑपरेटिव में गली गली बैंक खुले हुए हैं फर्जी टाइप के, जो डूबे हुए हैं, जिनको सरकार बीच बीच में सपोर्ट करके जिंदा रखती। किसानों वाले उनको, उनके पास अधिकार ही नहीं कि बैंक गारंटी देते। हमारे यहाँ 13 बैंक गारंटी पकड़ी गई। मैंने सर पटक लिया, शिकायत करके प्रश्न लगा के देवड़ा जी ने उस पर कार्रवाई नहीं होने। लेकिन साहब मैंने सुना है अभी ईओडब्ल्यू ने अभी जो उसमें एफआईआर की है। ईओडब्ल्यू में मैंने अलग शिकायत की, ईओडब्ल्यू ने माना, ये मानने को तैयार नहीं। अभी मैंने अपने स्तर पर जांच कराई है, 143 बैंक गारंटी फर्जी, 143 नॉन शेड्यूल्ड बैंक की, मतलब नॉन बैंक गारंटी की फर्जी का मतलब ये है कि आप बाहर एक कागज राष्ट्रीयकृत बैंक के बजाय आपने कागज खरीदिए, एक सील बनवाइए, एक मोहर लगाइए और ये बनाकर ये जमा कर दीजिए, और अधिकारी उसको सत्यापित भी करवा रहा। 50% से ज़्यादा आबकारी अधिकारी पार्टनर हैं। और मेन खेल कहाँ शुरू होता है? मेन खेल शुरू होता है माननीय मंत्री जी से। कैसे? जो उत्पादन कंपनियां जैसे एक वहाँ लेबर में है जो गोवा और बॉम्बे शराब बनाती है सस्ते, ये उत्पादक कंपनियों को जो परमिट दी हुई है, ये पहले 3-3 दिन की परमिट शुरू से आती थी। पहले तो ये हैंड परमिट थी, अभी 1 साल पहले तक हैंड परमिट मतलब कि ले जाओ, इसमें जब पकड़ जाना तब वहाँ से फ़ोन कर देना तो लॉक कर देंगे, तो नहीं तो उसमें एक में 3 चक्कर 4 चक्कर मारो। अभी मोहन यादव जी ने थोड़ा कसावट की, तब भी आप इन लोगों का सातिराना अंदाज देखिए कि उसको ऑनलाइन किया पर टाइम 3 गुना दिया। अभय जी एक प्रश्न मेरा है, अभी आपने चूंकि मुख्यमंत्री जी का नाम लिया है तो मैं यही पूछ लूँ आपसे। मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मेरा अपना नेटवर्क है, अभय मिश्रा जी के मुख्यमंत्री के बहुत अच्छे संबंध है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा हो गया। आप उनके प्रशंसक भी हैं कुछ मामलों में, तो क्या आपने ये एक मिनट, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए। क्या आपने कभी मुख्यमंत्री के समक्ष ये मुद्दे नहीं उठाए? आम आदमी की समस्या है, शराब का मामला हो, रेत का हो, अवैध खनन का हो, और आप खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री कम से कम टाइट कर रहे हैं लोगों को। अभी आपने अभी हाल ही कहा है मेरे चैनल पे, मुख्यमंत्री जी का यदि सकारात्मक रुख है
और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यदि उनका रुख है तो अभय मिश्रा जी ने क्यों नहीं समय लिया और क्यों नहीं उनके सामने ये सारी बातें रखी? देखिए, ये 20 सालों का काकस है, पूरे कुएं में भांग घुली है, इसको हटाने में टाइम लगेगा। ऊपर से जिनको मोदी जी ने लाइन अटैच कर दिया है बड़े बड़े महारथियों को, जैसे नहीं एसपी लाइन अटैच कर देता टीआई को, जा तू लाइन में, ये अंदर से पचा कहाँ पा रहे हैं, इनकी जान निकली जा रही कि हमको लाइन अटैच कर दिया। इनके अंदर सीनियरिटी का मतलब मोहन यादव जी की दिशा ठीक दिख रही है आपको? इनके अंदर मोहन यादव जी की दिशा ठीक दिख रही है आपको? इनके अंदर सीनियरिटी को लेके जो क्या कहते हैं उसको, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसके चलते ये गिरोहबंदी में जुटे हुए हैं। बाकी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पीएन यादव थे खाद्यान्न में, उनकी कंप्लेन हुई, मुख्यमंत्री ने, जबकि हटाया उनको, मुख्यमंत्री ने उनको हटाया ना। बिल्कुल। हमें 2-3 उदाहरण ऐसे मिले हैं कि मुख्यमंत्री के अगर नॉलेज में आ गया तो कार्रवाई तो कर दी। इसलिए जिस दिन नहीं करेंगे मैं समझ जाऊंगा। बालू का मैंने उनसे कहा, अभी मैंने शराब वाला विधानसभा में लगाया है, समदड़िया का खेल मैंने उनके सामने विधानसभा में प्रश्न हुआ है, मैं वेट कर रहा हूँ कि समदड़िया में ये क्या करते हैं। बालू वाला मैंने उनको बताया है, ओगियोपोली का खाद्यान्न भी मैंने बताया, अभी बताया, 7-8 दिन हुए। मैं थोड़ा वेट कर लूँ, जल्दबाजी में किसी पर आरोप लगाना अच्छा नहीं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी, निगलिजेंसी होगी, तो फिर मैं मुख्यमंत्री की प्रशंसा नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि ये भी इसमें मिले हुए, पर अभी मुझे चूंकि इसका प्रूफ नहीं मिला, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो अभी बने, और इन लोगों का, जैसे आप क्या मानते हैं, जैसे अभी आप इरिगेशन में चले जाइए साहब। अभी तो मैं अगले चैनल में जब अगली बार आऊँगा तो आपको एक रिसर्च कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दूंगा सिंचाई विभाग का, मैं सिंचाई विभाग का घोटाला दिखाऊंगा आपका। सिंचाई विभाग में साहब कोई एक, क्या नाम है उनका, नौशाद खान। अरे हम तो मिलने का साहब, बात करने का एक, मतलब सिया, केवल बात करने का? हाँ, मतलब बुकिंग कराने का, मुलाकात का ही एक नहीं, बुकिंग का। आइटम आप टेंडर बुक करा दो, 7% में टोटल डील होगी। अब आप अब सिंधिया जी के खेमे से कोई मंत्री टूट के आएगा और आपका मंत्री बनेगा, वो तो उसी कल्चर से आया है, वो अपना काम करेगा और आपको उसको सहना पड़ेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगी आपके सामने। अभी मैं पीडब्ल्यूडी का पुलों का खेल, जैसे जगन रेड्डी का खेल हुआ ना आंध्रा में, मतलब वहाँ जहाँ वो तेलंगाना, जगन रेड्डी ने जैसे एस्टीमेट को डबल करने का खेल किया था, वो आपके मध्य प्रदेश में 10 साल से चल रहा है। मूल रूप से पुलों में चल रहा है, ईपीसी टेंडर के नाम पर, कि कोई चीज़ 50 करोड़ की उसको 100 करोड़ बना दो। लेकिन अभय जी, आप सब चीज़ें कह दें, आप विधानसभा में बोलते हैं, यहाँ भी बोल रहे हैं, इसका उपाय क्या है? आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? देखिए, आपने कहा कि कोर्ट से भी ये लोग स्टे ले लेते हैं, इनके पास वकील बड़े होंगे। आप खुद जाइए यहाँ के माइनिंग डायरेक्टर से पूछिए कि शराब में भी एमआरपी और एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम, आपके सैंड में है क्या? आप पूछिए। तो आपने खुद बताया कि उनकी गलती हो गई है, अगर पॉलिसी बनाने में अगर सैंड में रेट सीलिंग नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? ये तो खुलेआम लूट, खुलेआम, मतलब ये मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में जब आएगा तो उनको तुरंत करना चाहिए रेट सीलिंग, नहीं गरीब जनता मर जाएगी। एक बार पॉलिसी बन गई, अब तो अगली बार ही हो पाएगी ना, अगले साल क्या होगा तभी तो हो पाएगी ना। अब ये, हाँ, ये भी बात मैं मानता हूँ, और ये कोर्ट में अच्छे वकील खड़ा करें भाई। देखिए आप, क्या है खेल, जैसे 3 जिले इनके बीच में सीधी आ गया, सीधी में दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा, ये जो रेट में मनमानी कर रहे हैं, 30 रुपये 40 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं मौके पर, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आ गया, उसने 20 रुपये कर दिया, तो क्या होगा? इनकी मोनोपोली टूट जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि उस टेंडर को अपने अंडर में करो। उस टेंडर को उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। बालू तो इनको उमरिया की अकेले खदान से और शहडोल की पौड़ी खदान से अकेले पूरी हो जाती है। बालू की ज़रूरत नहीं है, बालू पर्याप्त है, जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा बालू वही निकल जाती है। कोई उस खदान की ज़रूरत नहीं है, पर उस खदान को आरक्षित करना, अपने जेब में, अपने अंडर में लाना, वो ज़रूरी है। उसके पीछे इन्होंने आरक्षित तो कर लिया और दिया 2 रुपये नहीं, कोर्ट से स्टे ले लिया। सरकार को ये चिंता क्यों नहीं है कि 82 करोड़ रुपए तुम्हारे जाया हो रहे हैं और
कोर्ट कचहरी और इस तरह छोटे छोटे खेलकूद में एक वकील खड़ा कर दिया और खेल रहे हैं, और सरकार का कोई अधिकारी उसमें लड़ने और बोलने को तैयार नहीं। इसमें कोर्ट की कोई गलती तो है नहीं, अधिकारी जब मिल जाएंगे, अधिकारी मिल तो जाते, कोर्ट क्या करेगा? अधिकारी मिले, कोर्ट के टेबल पे जो कागज होंगे उसके आधार पर उन्होंने स्टे दे दिया, तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इसमें ये अधिकारी पूरा मिलके इनका कॉकस है। एक आखिरी सवाल मेरे से, बहुत सीधा सवाल, आप कांग्रेस से विधायक है, पार्टी क्या कर रही है? आप तो उठा रहे मुद्दे, सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं, मैंने आपको विधानसभा में लड़ते झगड़ते देखा है, तमाम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपनी बात बड़ी ताकत से रख रहे हो। पार्टी क्या कर रही है हमारी? जी, हम तो सही बोलते हैं। मैं, हो सकता है हमारी पार्टी को बुरा लगे, ऐसा नहीं कि हम ही भर विद्वान हैं। हम अम्बेडकर की बात पढ़ाने जाते हैं, हम संविधान पढ़ाने जाते हैं, हम ये बताने जा रहे हैं। 40 विधायकों में आपके पार्टी के लोग भी शामिल हैं क्या? कुछ नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिएगा, जनता इतनी पागल नहीं, जनता सब समझती, जनता सब जानती, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। पर होता क्या है, जब हम नाला कूदते हैं तो एक बार नाले को झांकने जाते हैं कि हम कूद लेंगे कि नहीं, और अगर हम नाला नहीं कूद पाएंगे, अंदर से हौसला नहीं, तो हम लौट आते हैं। जब वोट पड़ता है, जिस समय वोट पड़ता है उस 15 दिन का, उस समय तो युद्ध होता है, गांव गांव युद्ध होते हैं, बुराइयां होती हैं, लोग इस पक्ष उस पक्ष होते हैं, लोग टूटना चाहते हैं। लोग जिसको भी वोट देना चाहते हैं तो तभी देना चाहते हैं जब उसको ये विश्वास हो जाए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं ये जीत जाएगा। अगर उनको कोई ऐसा चेहरा मिल जाए मध्य प्रदेश में कि हाँ हम इसको वोट दे रहे हैं तो ये जीत जाएगा, ये चेहरा फाइनल है, क्योंकि सबको मालूम है हम ये वोट देंगे तो ये विधायक बनेगा, ये विधायक बनेगा तो ये अपना नेता इसको चुनेगा, तो ये मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी कमी कहाँ है? हम एक चेहरा नहीं दे पा रहे। हमारी कमी कहाँ है? हम जीत का विश्वास नहीं दिला पा रहे। हमारी कमी कहाँ है? हम ऑप्शन नहीं बन पा रहे। इसलिए जनता तड़प रही है, पर सह रही है। जनता की बात भी तो नहीं कह पा रहे। जनता की इन समस्याएं जो आज आप यहाँ उठा रहे हैं मेरे चैनल पे, वो भी तो आप सड़क पे आके बात नहीं कर पा रहे हो पब्लिक। नहीं, पॉलिटिकल मुद्दे पे तो लोग बात करते हैं, पर टेक्निकली ये तो डिपार्टमेंट के मुद्दे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि मैं पहले बेसिक कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ, मैं अंदर घुसा रहा हूँ, मैं बहुत सारी इन लाइनों को अंदर से बारीकी से जानता हूँ, तो मैं कह पाता हूँ। बाकी नॉलेज की कमी से भले न कह पाएँ। मेरा तो फिर से सरकार से आग्रह है, विनम्र आग्रह है, इसको बुराई मानना हो बुराई मान ले, पर ये एक माध्यम है बोलने का और जनता तक सच जाना भी चाहिए। मेरा ये आग्रह है कि इतना अत्याचार न करें, ये छोटे लोगों से लुटवा कर लोगों के दिल टूट जाए। अरे अपने गरीबों को क्यों मरवा रहे? एक तरफ आप 1.5 लाख दे रहे हो आवास के लिए, दूसरी तरफ आप 1 लाख की बालू दे रहे हो। दूसरी एक और समस्या है, अभी अभी आप देख लीजिए, सीमेंट के रेट थे 225 रुपये और अभी सीमेंट के रेट हो गए 345 रुपये। ये अल्ट्राटेक और ये 3-4 लोगों ने ये भी मिलकर आपस में रिंग बना लिए कि हम इस रेट पर सीमेंट बेचेंगे, लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। जो सरकारी काम है वो प्रभावित हो गए, रेट इतना ज़्यादा बढ़ गए, गरीब बेचारा घर नहीं बना पा रहा। हम सरकार में बैठ के हम उद्योग की बातें कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? चलिए अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे स्टूडियो में बहुत ही एक ऐसा ज़रूरी मुद्दा उठाया है जो मध्य प्रदेश की आम लोगों से जुड़ा हुआ है। आप देखिए रेत का कितना बड़ा कॉकस काम कर रहा है। आज अभय जी ने कुछ कंपनियों के और कुछ व्यक्तियों के नाम बताए हैं। एक बात मैं और आपको बता रहा जी, हूँ जो जी। मैं वो भूल गया, वो पूरी बात नहीं हो पाती, बीच में आपने टोक दिया। शराब में जो ये नशेगत अपराध मध्य प्रदेश में होता, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में बदले के लिए क्राइम नहीं होता। मध्य प्रदेश में वो खून नहीं है कि मतलब लोग खानदानी बदला। यहाँ पर जितना अपराध हो रहा है सब नशेगत हो रहा है, कोरेक्ट शराब, इस पे नशे में लोग कर रहे हैं। नशा अगर रुक जाए, मैं परामर्शदात्री समिति में हूँ, मेरे पास मैंने समिति को अपनी सलाह दी, उनका रिटर्न भी आया है मेरे पास कि आपने ये सलाह दी। मैं इस उम्मीद से कर रहा हूँ कि हो सकता है सरकार में बैठा कोई प्रमुख व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले, उसको समझ में आ जाए। ये जो समाज है, ये जो कलयुग लगा है, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, हम व्यथित हैं, हर मन में उपद्रव है। इसके 2 तरीके हैं मन को शांत करने के, एक ध्यान योग और समाधि, और दूसरा है नशा। ध्यान योग समाधि तो आपको लगता नहीं हो पाएगा। नशा का जो कारोबार है वो क्षणिक शांति है, फिर लौट के वही आ जाता है। लेकिन ये नशा समाज में जैसा वातावरण है, ये नशा नहीं रोका जा पा रहा। जब नहीं रोका जा पा रहा तो मैंने माननीय मंत्री महोदय से परामर्शदात्री समिति में कहा कि आपने 3500 दुकानें खोल रखी और
एक दुकान के अंदर कम से कम 40 पैकारी चल रहे, मतलब एक दुकान वाला 40 जगह अवैध शराब आ रहा। और अवैध शराब कहाँ से आ रहा? माननीय मंत्री महोदय की कृपा से आ रहा, जगदीश देवड़ा जी की कृपा से आ रहा। ये परमिट टाइट कर दे, ये एक जगह काम किए, इनके अधिकारियों की पोस्टिंग में इनका काम है, और फर्जी बैंक गारंटियों में जांच को रोक देना इनका काम है, कार्रवाई न होने देना इनका काम है। और अधिकारी पूरे के पूरे शराब के ठेके में पार्टनर हैं, ज़्यादातर ने पैसा लगा रखा है। और जो ये एक परमिट पे एक गुना में 3 गुना शराब आ रही। आप डिपो में छापा मारो, आपके जो वेयर हाउस है जिलों में, उसमें आप ईमानदारी से छापा मारो, आपकी जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी 3 गुना डंप है। कहाँ से आ गई? एक परमिट में 3 चक्कर आई, आपने 3 चक्कर की आपने ऊपर ही गुंजाइश दे दी और नीचे अलग हो गए कि हमसे क्या मतलब। वहाँ पर 3 चक्कर आपने डंप करा दिया, आपने अपना देख लिया अपने हिसाब से जो आपको करना है। मैं बहुत सारी बात नहीं बोल पा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या हुआ, वो पैकारी से गाँव गली गली हो रही नंबर 2 की शराब। 2000 की एक बोतल है, तो जिसमें 1300 रुपये टैक्स है, 700 की शराब। अब जो बाकी नंबर 2 की आ रही वो पूरी 2000 की, वो 700 में मात्रा आ रही, 800 में वहाँ पहुँच रही, 900 में बिक रही। उसमें इतना ज़्यादा मार्जिन है कि तीनों को मिला के 3 गुना शराब जब बिक रही। लेकिन नुकसान तो सरकार का हुआ। सरकार का तो मैंने ये राय दी थी, यूपी में 35,000 दुकान, यहाँ 3500। जब आप नहीं रोक पाए, या कि आप शराबबंदी कर दो, या कि आप प्रशासन में कंट्रोल कर लो कि पैकारी नहीं होने देंगे। पूरी पुलिसिंग पैकारी चलाती है, हर टीआई 5 लाख 10 लाख महीना इसी में कमाता है। जब आप नहीं रोक पा रहे हो तो सरकार को नुकसान क्यों कर रहे हो? यूपी पैटर्न में हर गली में अगर खोल दोगे तो लोग शराब लोग पिएंगे, ठीक है, वो होगा। कम से कम गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। जो अभी 14,000-15,000 करोड़ मिलता था, वो 30 से 32,000 करोड़ हो जाता। आप ज़मीन बेचे दे रहे हो, बाकी जगह महंगाई लूट किए दे रहे हो, यहाँ पर रेवेन्यू को नहीं कमा रहे। आप थोड़ा पैसा कमाने के लिए, अवैध रूप से चवन्नी पाने के लिए 100 का नोट जला रहे हो, सरकार के खजाने पे सेंध मार रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभय मिश्रा जी, जिन्होंने आज मध्य प्रदेश में माफियाओं पर बड़ी चोट की है, चाहे रेत माफिया हो, खनिज माफिया हो या शराब माफिया हो। और एक बहुत बड़ी बात कही है कि मध्य प्रदेश के 40 से ज़्यादा विधायक अवैध रेत के काम में लगे हुए हैं, और कई विधायकों ने अपने डंपर और अपनी मशीनें खरीद के वहाँ लगा रखी हैं। बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कोई एक तरह से आरोप नहीं है। उन्हें जब जब जो सूचना मिली है उन्होंने कार्रवाई की है। अभय मिश्रा जी अब ये जो नई जानकारियाँ हैं वो मुख्यमंत्री को देने वाले हैं। देखते हैं मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे। लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं कि अभय मिश्रा जी ने जिन जिन पर आरोप लगाए हैं, चाहे वो कंपनियां हों जो रेत का काम कर रही हैं या व्यक्ति हों, यदि वे भी अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। हम खबर एक तरफा नहीं दिखाते हैं। आप समझते हैं कि अभय मिश्रा जी ने आप पर गलत आरोप लगाए हैं तो आप मेरे स्टूडियो आइए और आप जो कहेंगे वो भी मैं आपको दिखाने को तैयार हूं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज अभय मिश्रा जी काफ़ी भावुक थे और मध्य प्रदेश के जो हालात हैं उससे चिंतित भी है। और ये बात अकेले उनकी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के। यदि आप राजनेता हैं, अपने आप को नेता कहलवाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो आम जनता को लूटा जा रहा है, वो चाहे कोई भी हो, हम सबको मिलकर इस लूट को रोकने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।